हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुरा है। आप लोग मुझे आज के करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस की क्लास में देख रहे हैं। ये क्लास जो है, ये क्लास आप यूट्यूब पर तो देख ही सकते हैं। उसके अलावा ये जो है लाइव स्ट्रीम भी हो रही है। कहाँ पर? गूगल मीट्स के ऊपर। इसका लिंक आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर कुछ जो है इश्यूज़ आ रहे थे मल्टीपल अलग अलग। तो इसीलिए गूगल मीट्स के ऊपर, जैसे पहले भी हमारी काफ़ी सारी लाइव क्लासेस होती थी, तो ये भी एक लाइव क्लास है। आप इसे वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं बाद में, मतलब टेलीग्राम ग्रुप वगैरह को ज्वाइन करके, और उसके बाद जो है रेगुलर क्लासेस के लिंक आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो आज के न्यूज़पेपर की बात करते हैं। द हिंदू का एनालिसिस करेंगे अपन। एडिटोरियल तो संडे के दिन कुछ आता नहीं है, लेकिन बाकी कुछ एक चीज़ें जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह है, तो उन सबको डील करेंगे। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ आई है पेपर के अंदर, उसे देखेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे अपन न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, डैट इज सिकल सेल। ठीक है, तो अब ये जो सिकल सेल है, इसके ऊपर अपन सिकल सेल एनीमिया करके अपन पहले भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। एक बार वापस उन सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करेंगे। उसके ऊपर मैंने कुछ और नोट्स वगैरह प्रिपेयर करे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें जो है देखी है, उन्हें देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया के बारे में बेसिक्स आपको पता ही है। यहाँ पे देखो, सिकल सेल एनीमिया के बारे में बेसिक्स आपको पता ही होंगे। ऑलराइट, चलो। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या, जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज, ठीक है, तो आरबीसीज कुछ ऐसे सिकल टाइप फॉर्म में बन जाते हैं। सिकल आपने देखा ही होगा कि ये जो एग्रीकल्चर के अंदर एक ऐसा टूल होता है जिसको क्रॉप्स वगैरह कटिंग के लिए और अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो उस शेप के हो जाते हैं, क्रेसेंट शेप के हो जाते हैं ना, हाफ मून टाइप के। ठीक है, क्रेसेंट मून टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका प्राइमरी कारण क्या है? तो प्राइमरी कारण इसका ये है कि कुछ जो है जेनेटिक एक टाइप की मॉडिफिकेशन है। ये क्या है? एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन है। जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैसे हुई है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन कुछ जो मलेरिया प्रोन और मलेरिया एंडेमिक रीजन्स थे। ठीक है, मलेरिया प्रोन और मलेरिया एंडेमिक रीजन्स थे। अगर यहाँ पे नोट्स क्लियर नहीं हो तो टेलीग्राम के अंदर आप मैसेज कर देना, मैं वापस वहाँ पे पिक्स वगैरह खींच के भेज दूंगा और पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, तो मलेरिया जो है एंडेमिक रीजन्स थे, वहाँ के ट्राइबल पीपल ने इसको ऑटोमेटिकली डेवलप करा। जैसे अपन ने धीरे धीरे कान, नाक, आँख, मुंह, ये सब चीज़ें धीरे धीरे बनाई ना। ठीक है, पहले तो भाई अमीबा थे, कुछ भी नहीं थे, है ना। तो अपन ने धीरे धीरे ये सब चीज़ें बनाई। तो उसी तरीके से ये जो है एक तरीके का अपन ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करा ताकि अपन मलेरिया से फाइट कर सकें, है ना। अगर मलेरिया किसी जगह पे एंडेमिक वगैरह होता है तो वहाँ पर इससे फाइट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और ये जो सिकल सेल है, ये वहाँ पर एक हेल्पफुल बून होता है। समझ में आया? ठीक है, अब इसको इस तरीके से देखो। जेनेटिक मॉडिफिकेशन है मलेरिया वगैरह फाइट करने के लिए, ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया के अंदर भी जहाँ जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, उन बेल्ट्स के अंदर इस चीज़ को ज़्यादा देखा जाता है। उसके अलावा ये जो है जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से जो है एयरबॉर्न वगैरह, वाटरबॉर्न वगैरह ऐसी कोई डिजीज़ है जिसको आप एक्वायर करते हो, है ना। ये जेनेटिक ट्रांसमिशन से आता है, जेनेटिक ट्रांसमिशन। और इसको जो है क्रोमोजोमल और डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। काफ़ी लंबे टाइम से न्यूज़ में है, 2000 मेरे ख्याल से 20 से न्यूज़ में है। ठीक है, और 21 में भी न्यूज़ में था, 22 में भी था, 23 आ गया, अभी भी न्यूज़ में है, उससे पहले भी हो सकता है न्यूज़ में रहा हो, है ना। ठीक है, बट मुझे 20 तक का ध्यान है। तो अगर आप यहाँ तक का देखो तो इतने टाइम से न्यूज़ में है, तो अपन को इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर क्या है? जहाँ पर आपके कुछ क्रोमोजोम्स या तो मिसिंग हो, या फिर कुछ क्रोमोजोम्स के कुछ पार्ट्स मिसिंग हो। समझ में आया? ठीक है, वेयर पार्ट ऑफ क्रोमोजोम्स आर मिसिंग, और जो है सम क्रोमोजोम्स आर मिसिंग। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या चीज़, अच्छा ठीक है, होता है, तो इससे क्या होता है भाई? होता होगा, काफ़ी सारी बीमारियां होती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि ये जो है आपके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। ये जो शेप है, ये रेड ब्लड सेल की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है। हम सभी को पता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो हमारा जो है इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हमारे, अच्छा एक सेकेंड यार,
चलो ठीक है। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा जो है, हाँ, इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे ही रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो पूरी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन जो है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। समझ में आया? अब देखो उसके अलावा क्या चीज़ है, अगर ये इस टाइप की जो है मॉडिफिकेशन हो जाता है, ब्लड सेल्स का इस टाइप का मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो ये ब्लड फ्लो को भी क्लॉग कर सकता है, क्योंकि ये रिजिड और स्टिकी होते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये रिजिड और स्टिकी होते हैं, इसीलिए ब्लड फ्लो को भी क्लॉग कर सकता है। उसके अलावा जो है एक्सेसिव पेन होगा, इससे बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा। समझ में आया? ठीक है, तो आप वो एक्सक्रूशिएटिंग पेन के लिए पेन मेडिकेशंस वगैरह ले सकते हो, लेकिन पेन जो है वो रेगुलरली होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो ऑक्सीजन और ब्लड को डिवॉइड हो जाएंगे। समझ में आया? मतलब उनके अंदर ऑक्सीजन और ब्लड की कमी हो जाएगी। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, इससे बाद में फर्दर जो है ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी सीरियस। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह, ये सब समझ में आया आपको? चलो, डेटा, इंडिया के अंदर अगर डेटा की बात करें तो इंडिया जो है सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके अलावा मोर देन 3.5 लाख पीपल को एस्टिमेट किया जाता है कि यहाँ पर 3.5 लाख पीपल को ये जो है सिकल सेल डिसऑर्डर है। अब एस्टिमेशन क्यों किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है एस्टिमेशन किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक अपना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट लगाया था कि हम जो है 2022-23 के अंदर जो है 1 करोड़ पीपल को देखेंगे कि भाई टेस्ट वगैरह करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे कि इनके अंदर सिकल सेल वगैरह ये सब चीज़ें हैं कि नहीं है ना। अभी तक इनमें से कितनों को कर पाए, तो अभी तक कुछ 1,05,000 तक ही कर पाए, और 2023 खत्म होने के अंदर अभी सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। समझ में आया? 2023 मतलब जो 2023 का फिस्कल ईयर है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर, उसको खत्म होने में अभी तक जो है सिर्फ 2 हफ्ते ही, अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हैं, और अभी तक में सिर्फ 1 लाख ही हुआ है, लेट असाइड 1 करोड़। ठीक है, समझ में आया? उसके अलावा एक बड़ा मेजर टारगेट इन्होंने ये भी सेट करा है कि 7 करोड़ पीपल को हम जो है स्क्रीन करेंगे, कब तक, 2025-26 तक। ठीक है, तो अभी इतना ज़्यादा पीछे चल रहे हैं, तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा फिर आगे के सकता जाएगा। ठीक है, इंडिया ने एक टारगेट सेट करा है कि 2047 तक जो है सिकल सेल डिजीज से पूरी तरीके से अपन जो है जो एलिमिनेशन कर देंगे उसका। ठीक है, और उसके अलावा क्या चीज़ें, यहाँ पे वही सारी चीज़ें दे रखी जिनके बारे में बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ। न्यूमोकोकल के ऊपर अभी आ रहे हैं। चलो, क्या तरीका है जिससे ये सिकल सेल डिजीज जो है वो फर्स्ट प्लेस के अंदर हो ही ना, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है ये आप लगा सकते हो न्यू बॉर्न्स के अंदर। बाद में जो है अगर वो न्यू बॉर्न के बाद इन्फेंट होता है, इन्फेंट के बाद जो है आगे और चिल्ड्रन वगैरह, उस चाइल्ड वगैरह उस कैटेगरी के अंदर आता है, तो फिर वहाँ पर मुश्किल आ जाती है। समझ में? ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, हाउ टू फाइट। अब अगर यहाँ पर नहीं लगाई, मान लो न्यूमोकोकल वैक्सीन उस टाइम पे तो नहीं लगाई, फिर क्या किया जा सकता है, तो फिर देखो अलग अलग तरीके हैं जिसके अंदर भी कंप्लीट एलिमिनेशन तो नियरली इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भाई कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, और जो ट्रीटमेंट्स हैं भी, वो भी ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, जैसे कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और जीन थेरेपी। समझना है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि भाई एक हेल्दी पर्सन का ब्लड जो है वो दूसरा ये सिकल सेल वाला है उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, सिकल सेल वाले जो पेशेंट्स हैं ना, उनके अंदर डाल सकते हैं। बट इससे क्या होता है, इसके अंदर भी जो है काफ़ी सारी डिजीजेस का खतरा होता है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा HIV हो सकता है, शुगर वगैरह तो ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें हो गई। ठीक है, मतलब इन चीज़ों इनके सामने, इनकी इंटेंसिटी के सामने, बट उसके अलावा भी बाकी सारी जो डिजीजेज, जो भी बीमारियां वगैरह जो है, जो फर्स्ट पर्सन को रही होंगी, जिसका ब्लड सेकंड पर्सन के अंदर जा रहा है उसके अंदर भी जा सकता है, जिसके अंदर इन्फेक्शंस भी आ सकते हैं और एलर्जीज भी आ सकती हैं। समझ में? तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीरियस एलर्जीज होती है तो उसका भी जो है ब्लड वगैरह नहीं जो है किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शेयर किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, आज के पेपर के अंदर एक न्यूज़ और थी, उसको मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, बट उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ समझाता हूँ। तो उस न्यूज़ के अंदर क्या था, उसके अंदर ये था कि जो ट्रांसजेंडर पीपल है, ट्रांसजेंडर पीपल के बारे में वहाँ पे बताया था कि ट्रांसजेंडर पीपल यानी कि MSM, ठीक है, मेल्स सेक्सुअली अटैच्ड विथ मेल्स, ठीक है, एंड जो अपने जो फीमेल है, ठीक है, जिनका जेनेटिकली तो वो फीमेल है लेकिन उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर या ऐसे
पता नहीं, अब वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती है ये सारी डिबेट। लेकिन जो है आप इसको इस तरीके से देखो कि भाई वो आइडिया जो है वो फीमेल का है, लेकिन उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर मेल के साथ कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो उन केस के अंदर जो ब्लड डोनेशन वगैरह को बैन कर रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है अभी कुछ PIL वगैरह लगाई गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसे नहीं लगा सकते क्योंकि HIV का खतरा होता है, ठीक है। इन केस के अंदर HIV वगैरह का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब ये देखो एथिकल और एथिक्स वगैरह के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अभी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि इसको आप इन सारे एग्जाम्पल्स को जितना भी पढ़ लो, वो डायरेक्टली उस समय पर जब लगाना होगा तो उसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो याद नहीं रहेगा, समझ में आया। बट एक बार एक आइडिया समझ लेते हैं। तो HIV वगैरह ये, अब डिबेट क्या आती है, डिबेट ये आती है कि क्या ट्रांसजेंडर पीपल के पास उनके खुद के पूरे अधिकार नहीं है, क्या वो जो है अभी ब्लड डोनेशन वगैरह नहीं कर सकते। तो ये भी अपने आप में एक फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी हो गया ना। आर्टिकल 17 क्या कहता है कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जिसके अंदर एक पर्सन के ऊपर नीचे देखा जा रहा है उसके बर्थ वगैरह के ऊपर, समझ में आया, उसके बर्थ के बेसिस पर, ठीक है। तो आप इसको एक फॉर्म ऑफ, एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी बोल सकते हो। एकदम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी बोल सकते हो कि भाई ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी ही है अपने आप में, है ना। तो दिस इज रॉन्ग, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि आप इस बात को समझो, इस बात की इंटेंसिटी को समझो। अगर जो है इनको पूरे राइट्स नहीं मिलेंगे तो ये अपनी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, समझ में आया, ठीक है। GDP के अंदर कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे जो बड़े प्रोमिनेंट पोस्ट के ऊपर जो पीपल होते हैं, वो हो सकता है गे हो, ट्रांसजेंडर हो, है ना, और उसके अलावा जो है और बाकी जो है लेस्बियंस वगैरह जो कुछ भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो, दे आर वाइटल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। चलो फिर आगे देखते हैं। ट्रांसफ्यूजन वगैरह ये समझ में आ गया। गवर्नमेंट एफर्ट्स, व्हाट आर द एफर्ट्स विच गवर्नमेंट इज पुटिंग, ठीक है। तो देखो यूनियन बजट 2023-24 जो अभी लेटेस्ट आया था, ठीक है, फरवरी के अंदर, उसके अंदर मिशन मोड के ऊपर डाल दिया गया है इससे फाइट करने के लिए। और वहाँ पर जो हेल्थ मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ये टारगेट सेट करा गया है कि 2047 तक हम इसको कंप्लीट एलिमिनेशन करेंगे। ये 2047 वाला मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा ये भी है कि 25 से लेकर 26 तक जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, वहाँ तक अपन कितने 7 करोड़ पीपल को स्क्रीन करेंगे, समझ में आया, 7 करोड़ पीपल को स्क्रीन करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। उसके बाद क्या चीज़ है, अब ये जोशीमठ के ऊपर वापस से कुछ कुछ चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पर कुछ एक अब की बार थोड़ी सी यूनिक और अलग चीज़ें हैं, उनको देखेंगे। उसके अलावा लैंडस्लाइड और लैंडस्लिप्स वगैरह के बारे में बेसिक समझेंगे। पहले इस आर्टिकल के ऊपर एक आइडिया अगर मैं आपको दूँ तो कुछ नहीं है, ब्लेम गेम चल रहा है। जो पब्लिक है वो बोल रही है कि ये NTPC वगैरह ने जो बनाया इसकी वजह से हमको लॉस हुआ। जो ये हैं NTPC और बाकी के कुछ जो ऑफिशियल्स वगैरह हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, जो पब्लिक ने जो लग्जूरियस होम्स वगैरह बनाए और इधर उधर जो है वो जगह जगह पे कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, उससे लॉस हुआ। यहाँ पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो बोल रही है कि एक तो ये NTPC ने जो बनाया, ठीक है, वो भी प्रॉपर स्टडी वगैरह नहीं करी। दूसरा जो लग्जूरियस होम्स वगैरह बनाए वो भी बहुत ज़्यादा इशू वाली बात थी। तीसरा रोड्स को चौड़ी करते गए हर जगह पर। चौथी बात एक ये भी हुई कि जो आर्मी के और ITBP के बेसिस बने, बड़े बड़े बेसिस, वो काफ़ी ज़्यादा अनसस्टेनेबल थे। इंपॉर्टेंट थे लेकिन अनसस्टेनेबल थे। ये हाइड्रो पावर वगैरह भी इंपॉर्टेंट था लेकिन अनसस्टेनेबल था। लग्जूरियस होम में आप एक तरीके से कह सकते हो इंपॉर्टेंट है कहने के लिए, मतलब अब उसको इस तरीके से कह सकते हो कि भाई इकोनॉमिकली तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। आज अगर मैं मान लूँ कि भाई 1 लाख का घर बनाता हूँ, ठीक है, लेट से 1 लाख का अगर मैं घर बनाता हूँ तो उस घर में कुछ भी नहीं होगा प्रैक्टिकली। आज 1 लाख में कुछ भी नहीं बनता, ठीक है। तो 1 लाख के घर के अंदर ज़्यादा ज़्यादा एक कमरा भी बन जाए तो बड़ी बात है, छोटा सा कमरा बनेगा तो उस छोटे से कमरे के अंदर कितने लोग एम्प्लॉय होंगे, 2 लोग, समझ में आया, मतलब एम्प्लॉयमेंट कितनों को मिलेगा, 2 लोगों को। सीमेंट वगैरह कितनी बहुत कम लगेगी, कॉन्क्रीट वगैरह बहुत कम लगेगा। अगर एक बड़ा घर बनता है मान लो, ठीक है, 100 लाख का, ठीक है, तो अब ये 100 लाख का जो घर बना, ये 1 लाख का था, ये 100 लाख का है ना। तो जो 100 लाख का घर बना, यहाँ पे 2 लोग थे, यहाँ पे हो सकता है 200 लोग एम्प्लॉयड हो, है ना। जो कंक्रीट सीमेंट वगैरह लगेगा वो भी ज़्यादा लगेगा, तो इन इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट होगा ना। तो ऐसे इकोनॉमिकली स्पिल ओवर इफेक्ट आप क्रिएट हो सकता है। लेकिन जो है उसको देखते देखते और भी जैसे अब जो है ITBP और आर्मी वगैरह के जो बेसिस हैं, अब ऐसा नहीं है कि बेसिस वहाँ पर बनाए नहीं जा सकते, मतलब किसी और जगह पर बनाए नहीं जा सकते थे, ठीक है। हो सकता है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर किधर और बना देते, ठीक है, ऊपर नीचे साइडवेज नॉर्थ साउथ ईस्ट कहीं पर भी बना सकते थे, है ना, समझ में आए। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद क्या चीज़ है,
एनटीपीसी। देन सेकंड, एक इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सोचने वाली बात है कि भाई सारी की सारी, अभी आपने केदारनाथ और उसके बारे में सुना ही होगा, गवर्नमेंट का एक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और इन सबको जो है ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वहाँ पे एक कॉरिडोर बनाने का है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी अभी सुप्रीम कोर्ट वगैरह के अंदर, एनजीटी के अंदर काफ़ी सारे केसेस वगैरह चल रहे थे। तो यहाँ पे आप इस बात को समझो कि ये सब चीज़ें चलती है, क्या इनके ऊपर प्रॉपर स्टडीज़ नहीं होती, इनकी फीजिबिलिटी की स्टडीज़ नहीं होती? फीजिबिलिटी की स्टडीज़ तो होती है, उसके बाद भी इनको परमिशन दे दी जाती है। तो दिस इज़ इशू, समझ में आया, ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। उसके बाद भी अगर इन्हें परमिशन दे दी जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए तो आप पॉलिटिक्स वगैरह, वोट वगैरह, खुद का सेटिस्फैक्शन वगैरह, इन सब चीज़ों के अंदर आ सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फिर जैसे ये जोशीमठ को पूरे के पूरे शहर को खाली करना पड़ गया, मतलब पूरे पूरे टाउन को खाली करना पड़ गया, वैसे पूरे के पूरे इलाकों को खाली करना पड़ सकता है, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये एनटीपीसी का मैं आपको बता रहा था, तो जैसे एनटीपीसी का है, क्या इसके ऊपर स्टडी नहीं की गई होगी, ठीक है, प्रोजेक्ट वगैरह डालने से पहले प्रॉपर स्टडी करी गई होगी, ठीक है, इनके पास पूरे इंजीनियर्स और ये और वो और पता नहीं कौन कौन लोग एम्प्लॉयड होते हैं, है ना, तो प्रॉपर स्टडी करी गई होगी, उसके बावजूद भी यहाँ पे इन्हें परमिशन मिल गई, तो दिस इज़ बैड। समझ में आया, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या चीज़ है, लैंड सब्सिस्टेंस वगैरह, ये सब आपको समझ में आएगा, तापोवन वगैरह। अच्छा, ये इसका नाम है, अगर ये प्रीलिम्स के अंदर पूछ ले तो ठीक है, हो सकता है कि भाई यहाँ से नाम उठा के फिर प्रीलिम्स में पूछ ले कि भाई मैच द फॉलोइंग, और उस मैच द फॉलोइंग के अंदर देखो, अब ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं है यूपीएससी में, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है कि बताओ तापोवन ये जो है विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर है, ठीक है, और 3-4 आपको ऑप्शन दे देंगे, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। तो ये सब सपने देखने वाली बात है, लोग आपको मतलब जो है काफ़ी सारे मैंने देखे यूट्यूब वगैरह के ऊपर ऐसे सपने दिखाते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते नहीं हैं। प्रैक्टिकली क्वेश्चंस टफ होते हैं, तो आपको डील करना पड़ेगा कि टफ क्वेश्चंस कैसे आने वाले। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि तापोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट, ये बताओ ये उत्तराखंड में है या हिमाचल प्रदेश में है या जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ऐसे कोई भी 2-3 में से एक कोई ऑप्शन यहाँ पे लगा देंगे, उसी के साथ में यहाँ पर 2-3 चीज़ें और भी लगा देंगे जिनके साथ आपको बोलेंगे बताओ ये इसमें है, ये इसमें है, कौन सा किस में है, समझ में आया, और उसके नीचे आपको पेयरिंग दे देंगे। अब पेयरिंग भी जो है 2021 तक तो ठीक है, फिर भी एक बार नॉर्मल होती थी, अब तो बहुत ज़्यादा वो भी टफ हो गई। पेयरिंग भी कैसे देंगे, ऐसे नहीं देंगे कि भाई 1 2 3 सही है, कि 2 वाला सही है, कि 3 वाला सही है, बोलेंगे ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर्स, समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे आपको उन सारे के सारे पेयर्स को चुनना होगा। तो इसलिए याद रखना, तापोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट एनटीपीसी का है, कहाँ पर है, तो ये अपने जोशीमठ के अंदर है, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, अब क्या इसके ऊपर ये जो जोशीमठ के अंदर जो डिजास्टर वगैरह हुआ, क्या इसके ऊपर पहले किसी ने कुछ जो है ज्ञान नहीं बांटा था? बिल्कुल बांटा था। किसने बांटा था? तो महेश चंद्र मिश्रा कमेटी ने 1976 के अंदर ही बोल दिया था कि जो जगह है काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, और यहाँ पर अगर आप ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करें तो बहुत ज़्यादा इशूजनक हो सकता है, समझ में आया, ठीक है, पीड़ाजनक हो सकता है। तो वॉज बिल्ट ऑन डेब्रीज ऑफ एंशंट लैंड स्लिप्स, तो काफ़ी सारे जो एंशंट लैंड स्लिप्स हुए वो सब जमा हो गए, उनके ऊपर इस पूरा का पूरा ये जोशीमठ की जो है फाउंडेशन है। तो ये अब क्या है, देखो लैंड स्लिप मैं आपको समझाता हूँ। ये एक पहाड़ है ना, इसके ऊपर इधर इधर कुछ कुछ पत्थर कंकर पार्ट वगैरह इसके जो भी थे वो सारे के सारे नीचे आ गए, तो ये पत्थर कंकर यहाँ पे आ गए, है ना, ये ऐसे पत्थर कंकर हो गए। अब इस पत्थर कंकर के ऊपर और इधर से भी दूसरा पहाड़ था, उसके भी पत्थर कंकर आते गए, है ना, फिर इधर से कोई तीसरा पहाड़ था, उसके भी पत्थर कंकर आए, क्योंकि जमीन नीचे है तो पत्थर कंकर वगैरह सारे के सारे यहाँ पे लैंड स्लिप्स होते गए होते गए होते गए, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद साथ साथ में जो है कहीं ना कहीं कॉन्क्रीटाइजेशन वगैरह प्रोसेस वगैरह होता गया, ये अपन ज्योग्राफी में समझेंगे, है ना। तो धीरे धीरे ये जो है ऊपर ये स्ट्रांग होता गया, ठीक है। अब ऊपर से आप चलो तो आपको ऐसा लगे बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत बढ़िया है, बहुत ये है, बहुत वो है। अब जैसे अगर देखो मुंबई को, अगर देखो तो मुंबई क्या है, मुंबई भी जो है पत्थरों के ऊपर ही बना हुआ है, समझ में। वहाँ पे जो है 7 आइलैंड थे, 7 या 9 आइलैंड थे, ठीक है, बाकी ज़मीन कुछ भी नहीं थी, ठीक है, प्रॉपर ज़मीन जैसे इतनी लंबी बनी हुई तो ऐसी कुछ भी नहीं थी, बीच में पत्थर पत्थर डाल डाल के फिर उसको पूरे को जोड़ दिया गया। तो अब यहाँ पे देखो ये ऐसे ऊपर ये अपने आप जो है ऑटोमेटिकली, यहाँ पर तो चलो ठीक है फिर भी मैन मेड है तो थोड़ा सस्टेनेबल है, यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डेब्री वगैरह और मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर ये धीरे धीरे जो है ऐसे बन गया। अब इसके ऊपर आप जो है घर बना देंगे, ठीक है, आप जो है यहाँ पे एक स्कूल वगैरह बना देंगे, ठीक है। अब एक घर और स्कूल एक बात होती है और एक पूरा पूरा हाइड्रो पावर प्लांट अलग बात होती है,
समझ में आया? ठीक है, बड़ा बड़ा और भी जो काफ़ी सारे जो आर्मी बेसिस वगैरह हैं वो सब बातें अलग चीज़ होती है। समझ में आया? ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो अंदर के जो नीचे के पत्थर हैं ये पत्थर किस कहेंगे भाई, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, है ना। और इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे कि भाई जोशीमठ जो है वो तो फिसल रहा है। तो कैसे फिसल रहा है, अब समझ में आया? ये इसका लॉजिक है इसके पीछे। समझ में आया? ठीक है, फिर देखो इसके ऊपर अभी आते हैं केरला के बारे में। यहाँ पे काफ़ी तारीफ करी गई कि केरला बहुत बढ़िया काम कर रहा है। देखो इन सारी चीज़ों के अंदर केरला हमेशा आगे निकलता है, तो उससे अपन को सीखने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, जो केरला के पीपल हैं वो भी, और जो बाकी जो है इंडिया के अंदर और भी, और बाकी वर्ल्ड ओवर भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ केरला से काफ़ी कुछ सीख सकती हैं। ठीक है, केरला इन सब चीज़ों के अंदर बहुत सही है। तो अब यहाँ पे देखो केरला हैज़ डन वेरी वेल इन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब पहले से ही जो है फ्लड है, सुनामी वगैरह है, और उसके अलावा अर्थक्वेक वगैरह, इन सब चीज़ों के अंदर पहले से ही आपको वार्निंग मिल जाएगी। देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एट स्टेट लेवल। ठीक है, उसके अलावा स्टेट लेवल के ऊपर एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। देखो इसके ऊपर फोकस करा गया है, इसको आप जो है मेंस के अंदर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके अंदर जैसे इंटर स्टेट लेवल के ऊपर, समझ में आया, जैसे केरला हो गया और उत्तराखंड हो गया, तो अब ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं भाई कैसे अपन किस चीज़ को किस तरीके से डील कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद देयर इज़ नो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अभी तक ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है जिसके अंदर आइडियाज़ वगैरह को एक्सचेंज किया जाए। समझ में? लैंडस्लाइड्स के बारे में बेसिक अगर आप कुछ देखें तो ये क्या है, ये एक तरीके का मास मूवमेंट होता है। क्या होता है? ये एक तरीके का मास मूवमेंट होता है जिसके अंदर क्या चीज़ होती है, जिसके अंदर जो है इसके प्राइमरी दो कॉजेज होते हैं। पहला है नेचुरल कॉजेज और दूसरे हैं एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। नेचुरल कॉजेज के अंदर जैसे रेनफॉल हो गया, फ्लड्स हो गए, फ्लैश फ्लड्स हो गए, है ना, अर्थक्वेक हो गया, ये प्लेट मूवमेंट्स हो गए, वॉल्केनोज हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा सुनामी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सुनामी हो गई, है ना, तो सुनामी आ जाएगी। और क्या चीज़ है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज के अंदर, यहाँ पे देखो जैसे अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन किया जाना, माइनिंग की जाना, इलीगल माइनिंग की जाना, है ना। और उसके अलावा जो रेल के जो हॉर्न्स होते हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हॉर्न्स होते हैं, उससे भी ये सब चीज़ें ट्रिगर हो सकती है। और क्या चीज़ है, सोनिक बूम्स, जो जेट के जो सोनिक बूम्स होते हैं, जैसे मान लो ऊपर से कोई जो है फाइटर जेट वगैरह उड़ रहा है, ठीक है, तो उसके जो सोनिक बूम्स होते हैं। उसके अलावा जो लार्ज पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे हाइड्रो डैम्स, है ना, जैसे अभी ये वाला जो है, ठीक है, एनटीपीसी का, ठीक है, ये हाइड्रो डैम है। हाइड्रो डैम के अलावा थर्मल पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, तो ये सारे पावर प्लांट्स भी जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अनसस्टेनेबल होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब अनसस्टेनेबल इन रीजन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है डेंजरस होते हैं, क्योंकि रीजन्स बहुत ज़्यादा जो है कैसे समझाऊँ मैं आपको, बहुत ज़्यादा नाजुक है। समझ में आया? ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज़ है, यहाँ पर देखो ये मैप लगा रखा है। मैप, अब देखो समझने वाली बात है, अगर टाइम पे मैप की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैप ऐसा बनेगा। ठीक है, इसलिए टाइम पे मैप की प्रैक्टिस करो, मैप को छोटा बनाओ, कंसोलिडेटेड बनाओ। तो यहाँ पे देखो इस मैप के अंदर ज़्यादा, अब यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पर कुछ, अब अगर आप गूगल वगैरह के ऊपर देखोगे तो उनको ऐसे ऐसे उन्होंने बांट रखा है। ठीक है, इसको अलग बांट रखा है, इसको अलग बांट रखा है, इन सबको अलग अलग कर रखा है। इन सबको अलग अलग करने का ये मतलब है कि भाई यहाँ पर डेंजरस है, ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाला एरिया है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग कर रखा है। बट ये अपने काम का मतलब डायरेक्टली नहीं होता है, क्योंकि आप इसको लगा नहीं सकते हो, प्रैक्टिकल बात है। समझ में आया? आप इतना बना दो और उसके अंदर लाइनें खींच दो, वही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे बस ये समझना है कि ये वाला जो पूरा एरिया है जिसके अंदर जम्मू कश्मीर आ गया, लद्दाख आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, पार्ट्स ऑफ पंजाब आ गए, पार्ट्स ऑफ, ठीक है, और जो है सिक्किम आ गया, सिक्किम के अलावा अरुणाचल प्रदेश आ गया, अरुणाचल प्रदेश के अलावा बाकी सारी स्टेट्स जो सेवन सिस्टर स्टेट्स है सारी की सारी आ गई एक्सेप्ट फॉर असम। ठीक है, तो असम का थोड़ा बहुत रीजन आ जाता है भली, लेकिन ज़्यादातर जो है असम का यहाँ पर कवर नहीं होता। एंड जो वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है, जिस वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया के अंदर कर्नाटका और केरला का रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रोन है किसको, लैंडस्लाइड्स को लेकर। जोशीमठ के बारे में यहाँ पे बेसिक दे रखा है, मैंने समझा दिया आपको ऑलरेडी। मिटिगेशन कैसे की जा सकती, कैसे बचा जा सकता है लैंडस्लाइड वगैरह इन सब चीज़ों से, तो यहाँ पर समझो।
मिटिगेशन का सिंपल तरीका है, सबसे पहले प्रॉपर ड्रेनेज, रीफॉरेस्टेशन और टेरेस फार्मिंग, इन सब चीज़ों को किया जा सकता है। उसके अलावा री इन्फोर्समेंट नियर रिवर बैंक्स टू प्रिवेंट इरोजन। तो अगर रिवर बैंक्स वगैरह के पास में अगर री इन्फोर्समेंट वगैरह करेंगे तो क्या होगा, तो फ्लड्स वगैरह नहीं आएंगे, फ्लैश फ्लड्स वगैरह नहीं आएंगे और इरोजन नहीं होगा। समझ में? रिस्ट्रिक्शन ऑन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए कि भाई बहुत ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह एक हद तक ही हो, ठीक है, किस टाइप की बिल्डिंग बन रही है, कैसी बन रही है, कहाँ पर बन रही है, ठीक है, उसका पूरा ध्यान दिया जाए। कंडक्टिंग स्टडी बिफोर लार्ज प्रोजेक्ट्स, जैसे कि तापोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट के लिए भी किया गया होगा, लेकिन सिर्फ स्टडी कर लेने से कुछ नहीं होता, इस स्टडी के ऊपर अमल भी करना पड़ेगा आपको, इस स्टडी को जो है अबाइड भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इसे भी समझना। फिर क्या चीज़ है, लाइटनिंग। लाइटनिंग यहाँ पे देखो, अच्छा कई बार क्या लोग बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेटेड होते हैं, जैसे ये एंटरप्रेन्योर्स और इनके चक्कर में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि जैसे स्टडीज़ वगैरह होती है, साइंटिस्ट और जो भी जो पीपल होते हैं वो कुछ कुछ चीज़ें बोलते हैं। जो थोड़े करेजियस माइंडसेट के होते हैं वो बोलते हैं कि यार बोलने दो, जो बोल रहे हैं बोलने दो, हम तो वही करेंगे, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि वो सक्सेस भी हो जाते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उनकी थ्योरीज फेल हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल के ऊपर सक्सेस हासिल कर लेते हैं। लेकिन इससे आप इस तरीके से मोटिवेट हो कि भाई सारे के सारे इन सब स्टडीज़ को छोड़ दो और अपन तो जो है अपने इंट्यूशन के बेस पर ही काम करें, तो वो डेंजरस है, ठीक है। लाइटनिंग, ये जो है नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर लाइटनिंग के बारे में दे रखा है, उसके अंदर बेसिक बात ये करी गई है कि लाइटनिंग को भी एक नेशनल डिजास्टर के तौर पे क्लासिफाई किया जाए। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो नेशनल डिजास्टर है उसके अंदर SDRF फंड एक होता है, ठीक है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड होता है। जिस स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंदर 75% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंटर करता है, यूनियन करता है ना, यूनियन करता है। तो अगर इसे नेशनल डिजास्टर वगैरह बना दिया जाएगा तो ये SDRF के अंदर 75% कॉन्ट्रीब्यूशन यूनियन करेगा वगैरह वगैरह। और यहाँ पे डेटा दिया गया है कि इतनी जाने किसी और डिजास्टर से नहीं जाती जितनी जाने इंडिया के अंदर लाइटनिंग से जाती है, समझ में है, ठीक है। दैट्स वाई ये लाइटनिंग को उधर क्लासीफाई करना इंपॉर्टेंट है। नाउ अपन ये समझते हैं कि भाई व्हाट इज लाइटनिंग। सबसे पहले लाइटनिंग का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो लाइटनिंग इज नेगेटिव चार्जेस ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ग्राउंड एंड पॉजिटिव चार्जेस ट्रैवलिंग टूवर्ड्स क्लाउड। समझ में आप इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ऐसे समझो, ये जमीन है, यहाँ पे क्लाउड है, इस क्लाउड के अंदर भी नीचे की तरफ जो है नेगेटिव चार्जेस बन रहे होंगे और ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस बन रहे होंगे, समझ में आप। और यहाँ पर जो ज़मीन है, यहाँ पर ज़मीन पर पॉजिटिव चार्जेस जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर उठ रहे होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर उठ रहे होंगे। और ये नेगेटिव चार्जेस यहाँ से नीचे डिसेंड होने शुरू होंगे, ठीक है, ये ऐसे डिसेंड होने शुरू होंगे। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट, ठीक है, तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो ये इसीलिए एक दूसरे की तरफ जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर ये जो है कनेक्ट होगा, जैसे ही ये कनेक्ट होगा ये पूरा का पूरा एकदम से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा जो ग्राउंड से और फिर जो है क्लाउड की तरफ शूट अप होगा। तो अक्सर अपन को ऐसा लगता है कि लाइटनिंग ऊपर से नीचे स्ट्राइक करी है, बट ऐसा नहीं होता है, लाइटनिंग नीचे से ऊपर शूट अप करती है, समझ में आया, ठीक है, तो इसको समझना। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा ये तो जो है ग्राउंड और उसका हो गया, क्लाउड का हो गया, ठीक है, जो अपने लिए वैसे डायरेक्टली यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक दूसरी टाइप की भी लाइटनिंग होती है, जो लाइटनिंग जो है इंटर क्लाउड होती है या फिर इंट्रा क्लाउड होती है, ठीक है। तो लेट्स से ये दो क्लाउड्स हैं, अब इन दो क्लाउड्स के अंदर सेम सिनेरियो होगा, वापस से नीचे क्या चीज़ होगी, नीचे नेगेटिव चार्जेस होंगे और ऊपर क्या होंगे, ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होंगे, है ना, ऊपर यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस जब ऊपर यहाँ पर आसमान के अंदर ही ये रिएक्ट करते हैं, सॉरी एक दूसरे को छूते हैं और फिर वहाँ पर लाइटनिंग वगैरह होती है, फिर वापस एक दूसरे से स्कैटर होते हैं, दूर जाते हैं, तो वो जो लाइटनिंग होती है वो उसे अपन ऊपर में कहते हैं, ऊपर जो है देख कर कहते हैं कि भाई बिजली चमक रही है, बिजली गिर नहीं रही है, बिजली चमक रही है, ठीक है। तो दैट इज दैट काइंड ऑफ लाइटनिंग। द अदर इज ऑल्सो बिजली चमक रही है बट दैट इज बिटवीन टू डिफरेंट क्लाउड्स, ठीक है। और हाउ डज दिस हैपेंस, दिस हैपेंस बाय, ये इसको देखो, यहाँ पर एक क्लाउड है, इसके अंदर इधर नेगेटिव चार्जेस है, इधर ये दूसरा क्लाउड है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस है। अब यहाँ पर ये जो है, जब ये दोनों यहाँ से नेगेटिव चार्जेस वगैरह इधर आएंगे और इधर से पॉजिटिव चार्जेस वगैरह, ये दोनों जब कनेक्ट होंगे और फिर जो लाइटनिंग होगी उसे भी अपन यही कहेंगे कि बिजली चमक रही है, बिजली कड़क रही है, समझ में आया, ठीक है। तो दैट इज लाइटनिंग इन क्लाउड्स और जो है बिटवीन क्लाउड्स, ठीक है, समझ में आया।
ये सब बेसिक मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो मैंने आपको समझाया वही सब लिख रखा है। एक यहाँ पे ये और चीज़ है कि जो लार्ज जो सॉरी जो टॉल जो बिल्डिंग्स होती है या फिर टॉल टावर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर इसकी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि एक वो पर्सी जैक्सन देखी किसी ने? पर्सी जैक्सन मूवी एक, ठीक है, तो पर्सी जैक्सन मूवी के अंदर एक वो टावर के ऊपर खड़े होते हैं, ठीक है, उधर, और प्लस एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बारे में तो सुना ही होगा, देखी होगी उसको कभी ना कभी, ठीक है। तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर भी बहुत ऐसे लंबा सा टावर टाइप है, तो उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर भी जो है ऐसी काफ़ी सारी लाइटनिंग वगैरह होती रहती है। तो ऐसा अब कुछ लोग मानते हैं कि भाई एक जगह पे जहाँ पे बिजली गिरती है, बिजली 2 बार, दूसरी बार उस जगह पे नहीं गिरती है। ये सब झूठ है। कितनी बार एक ही जगह पे गिरती रहती। जैसे कि वो जो एक बिल्डिंग है, तो उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, उस बिल्डिंग के ऊपर साल में 75 टाइम्स जो है लाइटनिंग गिरती है। समझ में आया? और कुछ 52 मिनट्स में नहीं, 82 मिनट्स में, ऐसे कुछ मिनट्स में 52 टाइम्स गिरती है, ठीक है। तो खैर टाइम पास चीज़ें हैं, बात समझने वाली बस इतनी सी है कि अगर प्री में क्वेश्चन आ जाए कि लाइटनिंग जो है एक जगह पे दोबारा नहीं गिर सकती, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। समझ में आया? बाकी ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। और इसके अंदर कुछ नहीं है क्या? और शायद कुछ था, वो शायद यहाँ पे लगाया नहीं मैंने, बट मेनली लार्जली जो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये लाइटनिंग के ऊपर दे रखा है, डिक्लेयर्ड नेचुरल डिजास्टर, ये इसको डिमांड की जा रही है, ऐसा डिक्लेयर हुआ नहीं है ना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, डेथ कॉज वगैरह, ये सब मैंने आपको बता दिया। अभी जो है एट प्रेजेंट ये नेचुरल डिजास्टर के अंदर अपन किस किस को गिनते हैं, तो साइक्लोन्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, फायर हो गया, फ्लड हो गया, सुनामी, हेल स्टॉर्म, लैंड स्लिप्स, है ना, एवलांचेस और क्लाउड बर्स्ट और पेस्ट अटैक और फ्रॉस्ट कोल्ड वेव्स वगैरह, ठीक है, हीट वेव्स वगैरह नहीं है, इसको समझ लेना। अब यहाँ पे साइक्लोन तो आप समझ ही जाओगे, ड्रॉट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, है ना, फायर, फ्लड, सुनामी वगैरह हो गया। हेल स्टॉर्म समझते हो? हेल स्टॉर्म क्या होता है? ठीक है, हेल स्टॉर्म के अंदर क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े गोले होते हैं, ठीक है, बर्फ़ के, तो वो नीचे गिरते हैं और बहुत ये जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको कभी समझाएंगे, अगर आप में से किसी को आता हो तो फिर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, गूगल मीट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। चलो देखो, इधर देखो, क्लाउड सेक्शन, क्लाउड वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। क्लाउड बर्स्ट वैसे फेयरली ईजी होता है, इसको भी कभी डील करेंगे। अप ड्राफ्ट वगैरह इस देखो, ये यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट और हेल स्टॉर्म दोनों के अंदर अप ड्राफ्ट का बहुत बड़ा रोल होता है ना। पेस्ट अटैक आप समझते हो, जैसे टिड्डे वगैरह जो है आ जाते हैं। उसके अलावा फ्रॉस्ट और कोल्ड वेव वगैरह, फ्रॉस्ट के अंदर भी एग्रीकल्चर वगैरह को नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। अंडर द स्टेट डिजास्टर वगैरह ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छा, इसी के बीच में इस लेक्चर के पीडीएफ की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी? इस लेक्चर के पीडीएफ की लिंक आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप से मिल सकती है। तो आप अगर मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपलोड ना करूं, ठीक है, भूल जाऊं, ठीक है, तो आप लोग वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने यहाँ पर नीचे डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो ख़त्म नहीं होगा बाकी ये बहुत सारा, ठीक है। वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। उसके अलावा बाकी कुछ जो अभी तक आपने, जैसे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। और जो कुछ पुराने लेक्चर्स भी हैं, ठीक है, उनको भी देख सकते हैं, जो कि सिर्फ जो है करंट अफेयर्स के ऊपर ही नहीं है, बट हिस्ट्री के ऊपर, उसके अलावा अपनी जो एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इन सभी के ऊपर कुछ कुछ वीडियोस पढ़े हैं, उन सबको आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इधर देखो, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसके अंदर जैसे अगर आपको कुछ भी डिबेट वगैरह करनी है, डिस्कशन वगैरह करना है, कुछ भी अपना पॉइंट वगैरह रखना है, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। फीडबैक वगैरह आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर भी लिख सकते हैं। प्लस टेलीग्राम ग्रुप की नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि रेगुलर जो लाइव क्लासेस वगैरह हैं और भी जो वीडियोज़ वगैरह उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहे, है ना। चलो, आफ्टर 20 ईयर्स, इस न्यूज़ के अंदर क्या है? इसके अंदर देखो, वो हाई सीज वाली ट्रीटी जो कुछ दिनों से न्यूज़ में है, उसी के बारे में दे रखा है। तो इसको एक बार देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। IGCBBNG, what is IGCBBNG? Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction, याद रखना है, ठीक है। तो इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, क्लियर नहीं है क्या? फुल स्क्रीन में देखा करो, है ना, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, फुल स्क्रीन में देखोगे तो वो चीज़ें भी
आपको थोड़ी ढंग से दिखेगी। इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन। हाई सीज का यहाँ पे क्या डेफिनेशन होती है, तो हाई सीज का, अच्छा नहीं, हाई सीज की डेफिनेशन नहीं, हाई सीज के बारे में कुछ बेसिक आइडिया दे रखा है। व्हाट इज दैट कि मोर देन 60% ऑफ वर्ल्ड्स ओशन जो है वो हाई सीज के अंदर आता है। नियरली 50% ऑफ अर्थ का जो सरफेस है वो भी हाई सीज के अंदर आता है। अब इन्हें थ्रेट क्यों है हाई सीज के अंदर मरीन बायोडाइवर्सिटी को, जो है हाई सीज या फिर इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर मरीन बायोडाइवर्सिटी को सेव क्यों करना है? क्योंकि नेचुरल कुछ थ्रेट्स हैं, जैसे कि हीट, जो एटमॉस्फेयर है उससे काफ़ी ज़्यादा ओशन हीट एब्जॉर्ब करता है, जिससे जो अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फिर जो है उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्योंकि अंदर के, देखो इस बात को समझना, ये एनवायरनमेंट के अंदर आता है, जो ओशियन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, मिनिमल होता है, समझ में, वेरी वेरी लो। ऐसा वेरी वेरी लो क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ओशन का टेम्परेचर यूजुअली बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, समझ में आया, लैंड की तरह। जैसे लैंड है तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट होता है, कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट की वजह से अपन को बहुत ज़्यादा गर्मी भी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी देखने को मिलती है ना। लेकिन ओशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। ओशन के अंदर लार्जली टेम्परेचर जो है एक जैसा ही रहता है, बहुत ज़्यादा कुछ 3-4 डिग्री ऊपर नीचे होता है। तो अपन ने जब कोरल्स पढ़े थे, ठीक है, कोरल्स का वीडियो मैंने डाल रखा है, तो जब अपन ने कोरल्स पढ़े थे तब अपन ने समझा था कि जो ओशियन के जो बीइंग्स होते हैं, जैसे कि कोरल्स भी हो गए और भी बाकी जो बायोडाइवर्सिटी हो गई, ये बहुत ज़्यादा जो है टेम्परेचर को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे नाजुक होते हैं। और ज़्यादा टेम्परेचर, अगर थोड़ा भी ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए या थोड़ा भी अगर कम हो जाए टेम्परेचर, तो इनको जो है इनकी लाइफ को थ्रेट हो जाता है, ठीक है। अब समझो एल नीनो इफेक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एल नीनो के बारे में भी अपन टाइम एंड अगेन डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज एल नीनो? एल नीनो जो है पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर वार्म करंट एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा जाती है, समझ में आया? अब देखो ओशियन एसिडिफिकेशन। व्हाट इज ओशियन एसिडिफिकेशन? ओशियन एसिडिफिकेशन के अंदर जब अपन न्यूट्रिएंट्स वगैरह डंप कर देते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह की ज़्यादा संख्या हो जाती है, एक्सेस हो जाते हैं, तो वहाँ पर ओशन जो है धीरे धीरे एसिडिफाई होने लग जाता है। कैसे एसिडिफाई होने लग जाता है? क्योंकि वहाँ पे एल्गी की जो संख्या है वो बढ़ने लग जाती है। तो जब वो एल्गी डाई होती है, मरती है, समझ में आया, ठीक है, तब जो है वापस उससे एसिड वगैरह काफ़ी सारे टॉक्सिक रिलीज होते हैं, समझ में आया। देन सी बेड माइनिंग। सी बेड माइनिंग जो है ये एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज के अंदर आ जाता है, ठीक है। सी बेड माइनिंग, तो अपन जो है अपने रिसोर्सेज वगैरह के लिए जो सी बेड के ऊपर माइनिंग वगैरह करते रहते हैं, अपन को कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं भाई? तो अपन को एक तो देखो यहाँ पे समझ लेना, ये मैंने लिख नहीं रखा है, ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें, इनको यहीं पे समझो। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाली पीडीएफ देख के डाउनलोड करके खुश मत हो जाना, इनके नोट्स बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सी बेड माइनिंग के अंदर अपन जैसे कोबाल्ट के क्रस्ट वगैरह निकालते हैं, उसके अलावा मैंगनीज निकालते हैं, मैंगनीज के नोड्यूल्स वगैरह होते हैं, है ना। उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक और चीज़ थी, ठीक है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ, पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, ठीक है। तो पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स थे एक, ठीक है। तो पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स होते हैं, उसके अलावा कोबाल्ट के क्रस्ट हो गए, उसके अलावा जो अपने मैंगनीज के नोड्यूल्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे निकलती हैं। इनको अपन कहाँ पे पढ़ते हैं? इन्हें अपन जब ज्योग्राफी के अंदर ओशियन की मैपिंग वगैरह देखेंगे तब अपन इसको, सी फ्लोर मैपिंग देखेंगे तब अपन इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड चीज़, सी बेड माइनिंग के अलावा और क्या चीज़ें होती है? अच्छा, इनके अलावा मीथेन वगैरह भी निकालते ही हैं, है ना, ठीक है। ओशन बेड से मीथेन वगैरह का भी प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है। तो यहाँ पे देखो नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर भी बीच में कुछ दिन पहले पेपर के अंदर आया था। नॉइस पॉल्यूशन यहाँ पे आपको अगर याद हो तो अपन ने 2-3 जगहों पे अलग अलग काउंट करी थी, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगाकर, और अपन को पता पड़ा था कि इस नॉइज़ पॉल्यूशन, जो भी शिप्स वगैरह आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन करती है। और ये नॉइज़ पॉल्यूशन अपन को तो इशू नहीं होता है, लेकिन आपने कभी, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको समझना, आपने कभी अर्थक्वेक की आवाज़ सुनी है? अच्छा, अर्थक्वेक की तो आवाज़ होती नहीं है, पागल बना रहा है, अर्थक्वेक की कैसी आवाज़ सुनेंगे? अर्थक्वेक की आवाज़ होती है और भयंकर आवाज़ होती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा भयंकर आवाज़ होती है कि अपन उससे सुन ही नहीं सकते समझ में आया, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज
से ज़्यादा की जो भी आवाज़ें होती हैं, ठीक है, अपन उन्हें सुन नहीं सकते हैं, दैट इज़ अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो अपन उन्हें सुन नहीं सकते, तो अगर अपन उन्हें सुन नहीं सकते तो क्या इसका मतलब है कि उनकी आवाज़ नहीं होती है? जैसा आपने कई बार जो है वहाँ पर किस्से सुने होंगे, ठीक है, जो टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक्स आए, तो टर्की के अंदर अर्थक्वेक्स आए, उनके इफेक्ट्स दिखने से पहले ही बर्ड्स जो है पागलों की तरह इधर उधर चक्कर काट रही थी, ठीक है। उसके अलावा डॉग्स जो है वो कंटिन्यूसली बाक कर रहे थे, तो डॉग्स को, बर्ड्स को वहाँ पे सुनाई दे रहा था। ऐसे ही फिशेज भी काफ़ी सारी ऐसी होती है ना, जो मरीन बायोडाइवर्सिटी होती है उसके अंदर भी ऐसे काफ़ी सारी होती है जिनको ये चीज़ें पहले से सुनाई देती है, जिनको जो है काफ़ी सारी जो ऑडियो वगैरह काफ़ी सारी जो फ्रीक्वेंसी है जो अपन को सुनाई नहीं दे सकती, ये अपने लिए नॉर्मल हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि भाई हाँ ठीक है, एक हॉर्न ही तो है, हो सकता है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंसिव चीज़ हो, समझना, इंटेंस चीज़ हो, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन हो गया। ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल से आपको पता ही है कि भाई ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन वगैरह के अंदर प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन जो है नीचे डिफ्यूज नहीं हो पाता है, समझ में आया, ठीक है। फिर देखो वेस्ट डिस्पोजल, अपन जो काफ़ी सारा वेस्ट डिस्पोजल करते हैं इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक डिस्पोजल। जिस वेस्ट डिस्पोजल की वजह से क्या होता है, जिस वेस्ट डिस्पोजल की वजह से न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ती है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे तो क्या ज़्यादा होगा, एल्गी ज़्यादा होगी, जिसे क्या कहेंगे, एल्गल ब्लूम कहेंगे। एल्गल ब्लूम होगा तो क्या होगा, एल्गल ब्लूम होगा तो बाकी की जो डाइवर्सिटी है उससे बहुत ज़्यादा लॉस होगा, वो धीरे धीरे मरती जाएगी, है ना। फिर ओवर फिशिंग एक बहुत बड़ा इशू है। ओवर फिशिंग के अंदर जैसे जापान वगैरह के अंदर जो बैंक्स हैं, ठीक है, उन रीजन के अंदर अपन ने देखा है कि भाई यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े ट्रॉलर्स वगैरह लगा के रखते हैं, तो उस ट्रॉलर से फिशेस तो पकड़ती हैं, प्लस नीचे का पूरा जो सरफेस होता है, सी का जो सरफेस होता है वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो इससे बाकी की जो बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है, जिससे अपन को लॉस नहीं देना था उसे भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ऑलराइट, फिर क्या चीज़ है, फिर यहाँ पे देखो, ठीक है, एलिमेंटल पॉइजनिंग इज ऑल्सो अ थिंग। एलिमेंटल पॉइजनिंग जिसके अंदर जैसे मरकरी की जो पॉइजनिंग हो गई, मरकरी के अलावा जो अपना वो है लेड है, ठीक है, मरकरी और लेड वगैरह इनकी जो पॉइजनिंग हो जाती है, इससे काफ़ी ज़्यादा एक इशू होता है। देन कोस्टल पॉल्यूशन। कोस्टल पॉल्यूशन के बारे में अगर देखें तो कोस्ट के ऊपर जो टूरिज्म वगैरह अदर एक्टिविटीज़ होती है उससे भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है वो भी अपना काफ़ी सारा डंप जो है वहाँ पर कोस्ट के अंदर उधर से उतार देती है। ट्रीटी, अब ये जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी के बारे में बेसिक समझते हैं कि भाई ट्रीटी के अंदर है क्या क्या। ट्रीटी के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज एड्रेसिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो सबसे पहले तो एड्रेस करेंगे जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसको। सेकंड चीज़ एड्रेसिंग डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का जो डिग्रेडेशन हो रहा है ओवरऑल उसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, मतलब उसके बारे में भी जो है अपन कुछ ना कुछ काम करेंगे। उसके अलावा क्या चीज़ है, 30% ऑफ वर्ल्ड्स ओशन इन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो 30% के अंदर अभी जैसे आर्टिकल के अंदर भी दे रखा है 370 किलोमीटर्स फ्रॉम टेरिटरी, ठीक है, 370 किलोमीटर्स फ्रॉम टेरिटरी का क्या मतलब होता है अभी देखो, अभी समझाता हूँ, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, कंट्रोल्ड यूसेज ऑफ मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका भी कंट्रोल यूसेज करना है। ऐसे नहीं कि भाई आप जो है कहीं से भी कितने भी मन मर्जी जो है निकालते जा रहे हैं, ठीक है, सस्टेनेबल यूसेज करना है। Now what are international waters, what is exclusive economic zone, what is this 370 kilometer line, what are high seas, contiguous zones, territorial sea, etc etc. Understand this, ये जो है ये ज़मीन है, ठीक है, what is this, this is land, समझ में आया, ये पूरा का पूरा लैंड है। बाकी सारा जो है वो बाकी पूरा का पूरा जो है वो पानी है, ठीक है, ये पूरा एरिया जो है ये पानी है, दिख ही नहीं रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये पानी है। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे जो है ये जो पानी है, इधर भी ज़मीन है इधर भी ज़मीन है, बीच में जो पानी है उसे क्या कहेंगे, उसे तो अपन अपने लैंड के अंदर का ही पानी कहेंगे ना, जिसे आप लेक के तौर पे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। सेकंड, अपनी जो ज़मीन है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ से अगर शुरू करते हैं और 12 नॉटिकल माइल्स तक गिनते हैं, कहाँ तक गिनते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स तक गिनते हैं, तो अपन को क्या मिलता है, अपन को टेरिटोरियल सी मिलती है। क्या मिलता है, टेरिटोरियल सी मिलती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अगर 12 नॉटिकल माइल्स और ऐड कर देते हैं, दैट इज 24 नॉटिकल माइल्स। तो 24 नॉटिकल माइल्स पर अपन को मिलता है कॉन्टिगुअस जोन। क्या मिलता है, कॉन्टिगुअस जोन, ठीक है। ये सारे क्लासिफिकेशन कर रखे हैं अलग अलग, है ना, इंटरनेशनल UNCLOS के अंदर है ये, UNCLOS, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल सी, 24 नॉटिकल माइल्स कॉन्टिगुअस जोन, देन 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम लैंड,
समझ में आया, सबके सब टेरिटरी से हैं, लैंड से हैं। तो 200 नॉटिकल माइल्स अगेन फ्रॉम लैंड, जिसके अंदर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर यहाँ तक अपन माइनिंग वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं पानी के, उन सबको अपन एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इस 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो है वो हाई सीज या फिर इंटरनेशनल वाटर्स शुरू होती है। समझ में आया, जिन इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर किसी का भी हक नहीं है। मल्टीपल बार इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, मल्टीपल बार, ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। तो जो है इसके ऊपर डायरेक्टली किसी का भी हक नहीं, ये UNCLOS वगैरह के कंट्रोल में ही आता है। नाउ अभी जो ट्रीटी हुई है उसके अंदर ये बात आई है कि 200 नॉटिकल माइल से भी आगे 370 किलोमीटर्स तक, 370 किलोमीटर्स तक अपन जो है कोशिश करेंगे कि भाई प्रोटेक्ट करना। इसे मैंने नॉटिकल माइल्स के अंदर नहीं डाला है, हो सकता है ये नॉटिकल माइल्स के अंदर थोड़ा कम हो, ठीक है, या फिर ज़्यादा हो, जितना भी हो सकता है, लेकिन ये EEZ के आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है इससे, है ना। तो अब यहाँ पर समझो, तो 370 किलोमीटर्स तक जो भी मरीन बायोडाइवर्सिटी है अपन उसे क्या करेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे, समझ में आया। और अगर इस 370 किलोमीटर को भी कवर कर लिया जाए, अगर इस 370 किलोमीटर को भी कवर कर लिया जाए तो वर्ल्ड का 30%, ठीक है, वो कवर हो जाएगा। 370 किलोमीटर में ऐसा नहीं है यहाँ पे मैंने जैसे इंडिया का मैप बनाया तो सिर्फ अपन ही कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की बाकी जितने भी कंट्री हैं सबके सब ये चीज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड देखो, बड़े बड़े आर्टिकल सब सारे वैसे निकल गए हैं, एक दो आर्टिकल जो है और बचे हैं, बाकी सब वैसे निकल गए। अब ज़्यादातर वन लाइनर वगैरह है। तो यहाँ पे जापानीज एक डिजीज़ है, ठीक है, एनसीफेलाटिस, इसके बारे में दे रखा है। इसके बारे में यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ लगाया नहीं, नोट्स वगैरह बनाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कंटेंट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर कंटेंट हैवी वीडियो हो जाता है और इतना आप लोग देखते नहीं हैं। तो यहाँ पर समझो ये चीज़ें हैं, और प्लस इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग देखो, मतलब वो तो चलो ठीक है, चीज़ें चलती रहती है, बट इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे आज अपन ने UNCLOS और लैंडस्लाइड और ये सारी चीज़ें कवर कर ली, नेक्स्ट टाइम अपन को इन सब चीज़ों को कवर करने में कम टाइम लगेगा, इसीलिए डेली वीडियो देखो, ठीक है, कम टाइम लगेगा, ठीक है। और जो है बाद में फिर अपन इस चीज़ को कवर कर लेंगे या किसी और चीज़ को कवर कर लेंगे तो उसको ज़्यादा टाइम दे देंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है ना। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेली वीडियो देखो, मैं खुद डेली वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। अभी देखो कुछ जो है कुछ मैं किसी चीज़ के अंदर, किसी वर्क के अंदर फंसा हुआ हूँ, तो वहाँ पे मैं नहीं डाल पाता हूँ, बट जो है मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, और उसके बाद जैसे ही फ्री होता हूँ तो अपन डेली डालेंगे, ठीक है। देखो नो न्यूट्रलाइजिंग वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, है ना। देन यहाँ पे इन इंडिया केम अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये जो है ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है। क्या चीज़, ये जापानीज एनसीफेलाटिस जो डिजीज़ है ना। अब इस जापानीज एनसीफेलाटिस डिजीज़, बाकी सारा जितना भी आर्टिकल दे रखा है उसके अंदर ये दे रखा है कि एक चाइनीज़ ड्रग है, उस चाइनीज़ ड्रग का बहुत ज़्यादा, जो चाइनीज़ वैक्सीन टाइप है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा इशू, बहुत ज़्यादा उसके रिजल्ट वगैरह नहीं आ रहे, कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह भी हो रहे हैं, तो उससे अपन कैसे डील करें, क्या करें क्या नहीं करें। फिर यहाँ पर बात आ रही कि इंडिया के अंदर भारत बायोटेक के अंदर ने भी कुछ चीज़ें बनाई हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो, लेकिन सीधा उसको नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि एकदम से फिर उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, वो सब देखो चीज़ें हैं, चलती रहती है, डिबेट है, कमेंट्री है, अपना काम की नहीं है। यहाँ पर समझो, जो ये जापानीज एनसेफेलाइटिस डिजीज़ है, ये जापानीज एनसेफेलाइटिस डिजीज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है ना। एंड यहाँ पर ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो ठीक है, टाइम पास है, ये वाली चीज़ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ अपने जो है मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेंस के अंदर भी कहाँ पर अगर डिजीज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके, वैसे डिजीज़ के क्वेश्चन प्रीलिम्स में ज़्यादा आता है, ठीक है, लेकिन डिजीज़ के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके वे फॉरवर्ड के अंदर ही बहुत काम आएगा कि अपन लॉन्जिट्यूडनल या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ नहीं करते हैं। What are longitudinal और longitudinal studies? This means कि जैसे आपने कई बार सुना होगा वो मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट वगैरह के बारे में। तो मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ पहले जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे थे, है ना, उन छोटे बच्चों के साथ वो एक्सपेरिमेंट करा, देन बाद में उन्हें ट्रैक करा काफ़ी सालों बाद कि भाई अब ये बच्चे कहाँ पर हैं, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, जिन्होंने मार्शमेलो खाई थी उनका क्या हुआ, जिन्होंने नहीं खाई थी उनका क्या हुआ, समझ में आया। तो फिर अपन ने ये जो बहुत ज़्यादा लंबी जो स्टडी थी, ठीक है, दैट इज़ नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। जिस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंदर क्या चीज़ होती है, जिस लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंदर आप एक ही सब्जेक्ट को, एक ही पर्सन को, एक ही जो भी है स्टडी का, ठीक है, सेंटर है, उसको आप मल्टीपल अलग अलग फेजेस के अंदर, लाइफ के फेजेस के अंदर, स्टेजेस के अंदर आप उसको नोटिस करते हो। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। एक बार आपने जैसे यहाँ पे वैक्सीन लगाई,
ठीक है, जैसे अभी कोविड भी है, तो एक बार आपने यहाँ पे वैक्सीन लगाई, फिर आप देखो 5 साल बाद इसका क्या इफेक्ट हुआ, 10 साल बाद उसी पर्सन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हुआ, कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं हो रहे, कुछ और चीज़ें तो नहीं हो रही, समझ में आया, ठीक है, वो फाइट ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वापस कितनी बार कोविड हुआ, समझ में आया, ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अपने पास लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नहीं होती, जब लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नहीं होती तब अपन क्या करते हैं, जब लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नहीं होती तब अपन क्या करते हैं, तब जो है अपन मल्टीपल अलग अलग एजेस के अंदर, ठीक है, इनको नोटिस करते हैं, जिसके अंदर जैसे 0 to 2 years, 2 to 4 years, 4 to 6 years, इनमें अलग अलग एजेस के अंदर अलग अलग पीपल को नोटिस कर रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, समझ में, न कि सिंगल पर्सन को जो है अपन स्टडी किए जा रहे हैं अलग अलग लाइफ स्टेजेस के अंदर, बल्कि अलग अलग पीपल को अलग अलग टाइम के अंदर स्टडी कर रहे हैं, समझ में। फिर उसके बाद क्या चीज़ है यहाँ पर देखो, लार्जली ये अब ये आर्टिकल बहुत लास्ट में, ये एक मैंने यहाँ पे एक और था, ठीक है, कॉलम था, उसको मैंने लगाया नहीं है, लास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है बढ़िया एक लाइन लिखी कि ये सब तो बातें ठीक है, हमको इनको इन सब चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों में है सब कुछ भी नहीं, लार्जली पॉलिटिकल चीज़ें हैं, कहीं पर भी पार्टी वगैरह का नाम नहीं लिया गया, पर लार्जली एक ही पार्टी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो अपने काम की चीज़ नहीं है, अपने काम की चीज़ बस इतनी सी है कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है दैट इज़ बैड, that leads to greenhouse gas emissions which includes carbon dioxide, ठीक है, then what is this is probably methane, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, CH4 क्या था, ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलीज होती है, किसकी वजह से रिलीज होती है, समझो इस बात को, हाँ क्या बता रहा था मैं, तो किसकी वजह से रिलीज होती है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है, और भी काफ़ी सारे कॉजेज वगैरह होते हैं, बट डिफॉरेस्टेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, ठीक है, और इसकी वजह से इन्फेक्शियस जर्म्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, जैसे मलेरिया एंड डेंगू, ठीक है, बस बाकी इंडिया के अंदर यहाँ पे डेटा दे रखा है कि भाई इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कितने हैं, तो इंडिया के अंदर अराउंड 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के फॉरेस्ट हैं, ठीक है, अबाउट 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, अराउंड 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। चलो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन सेक्शन टाइप था, तो इस एक्सप्लेन सेक्शन के अंदर जो है बंगाल के अंदर अभी एडिनो वायरस वगैरह का अभी बहुत ज़्यादा वो इशू चल रहा है, उसके बारे में दे रखा है। देन क्रिप्टो करेंसी को PMLA के अंदर डाला गया, तो उसके अंदर भी दे रखा है, इसको अभी अपन समझेंगे। और ये वाला जो है बंगाल टैकलिंग वगैरह, इसको एक बार बेसिक यहाँ पे देखते हैं, फिर एडिनो वायरस ऊपर जाके एक बार वापस से पढ़ लेंगे, है ना। चलो पहले यहाँ पे PMLA डाल रखा है, PMLA देख लेते हैं। तो PMLA के अंदर आपको पता ही होगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, ये जो है किसको पावर देता है, ED को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पावर देता है सर्च का, सीजर का, अरेस्ट का, ठीक है, इन सब चीज़ों का। और जो है यहाँ पर ये बात बोली गई है कि अब जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हें भी PMLA के एम्बिट के अंदर इस तरीके से डाला गया है कि अब जो है जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसी वगैरह के जो भी ट्रेडर, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ तो कर दिया था कि हाँ भाई इनके पास भी राइट टू वोकेशन है, राइट टू ऑक्यूपेशन है ना, ठीक है, बट जो जितने भी ट्रेडर्स वगैरह, जितने भी जो पीपल हैं, जो भी साइट्स वगैरह हैं जो कि ट्रेडिंग वगैरह करती है क्रिप्टो के अंदर, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, है ना, वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर उन्हें कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, जिससे टेरर फिनेंसिंग हो सकती है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, जिससे ब्लैक मनी का जो है इधर से उधर घूमना फिरना हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसी किसी भी चीज़ का उन्हें सस्पिशन लग रहा है तो उन्हें किसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है ये हर कंट्री के अंदर होती है, वैसे ही इंडिया के अंदर भी है। ये एक सेंट्रल एजेंसी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन and then disseminating those to law enforcement agencies and overseas FIUs. FIUs are financial intelligence units, समझ में आया। तो ये क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे इन्फॉर्मेशन को। अगर उन्हें लगे कि भाई इस ये कुछ भी जो चीज़ हो रही है, जो ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ है, इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, टेरर फाइनेंसिंग वगैरह ये सब चीज़ें कुछ भी इन्वॉल्व है, देन इस चीज़ को शेयर करेंगे किसके साथ, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो अथॉरिटीज़ काम कर रही है, जैसे कि अपने केस में ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और जो अदर जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, ठीक है, अदर कंट्रीज़ की, उनके साथ शेयर करने से क्या होगा, जैसे टेरर फाइनेंसिंग है तो एक जगह से दूसरी जगह आई होगी ना,
समझ में आया? ठीक है, तो अगर एक जगह पे तो आपने इन्फॉर्म कर दिया, मान लो इंडिया के अंदर पाकिस्तान से अगर आ रही है तो पाकिस्तान के वहां पर भी आप जो है वहां की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट पाकिस्तान है, समझ में आया? ठीक है, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है, वैसे ही वहां पे जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट पाकिस्तान होगी उसको आप इन्फॉर्म करोगे कि भाई ये चीज़ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है, समझ में आया? ठीक है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, बंगाल के बारे में यहाँ पे दे रखा है, फेटल वायरस। इस फेटल वायरस के अंदर एडिनो वायरस के बारे में दे रखा है। एडिनो वायरस बेसिक कॉमन वायरस होता है, माइल्ड कोल्ड वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, देखो खास कुछ भी नहीं है, जो खास है वो यहाँ है। ये रहा, ठीक है, तो इसे अपन वैसे पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और उसके बाद भी एक बार देख लेते हैं। जो खास है जो यहाँ है इसके अंदर क्या है, समझो इस बात को। एडिनो वायरस के बारे में बेसिक पहले पढ़ चुके हैं। ये एक तरीके के जो कुछ ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं जिनसे कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, वायरल इन्फ्लुएंजा होता है, कफ एटसेट्रा जैसी चीज़ें होती हैं। नाउ अब ये तो ठीक है, कॉमन कोल्ड है, इससे क्या होता है, ठीक है, होते हैं बड़े लोगों को होते हैं, है ना, अब हमको हर साल ही होते हैं, साल में 10 बार होते हैं। तो द थिंग इज कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, और कमज़ोर इम्यून सिस्टम के चलते वो बहुत ज़्यादा इसके तरफ वल्नरेबल होते हैं। तो अगर उन्हें हल्की बीमारी भी हो जाएगी तो उनको जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक जो है एक आप अगर नॉन वेज वगैरह खाते हो या अगर उन सब चीज़ों को आप ऐसे समझते हो, थोड़ा मेरे साथ समझना। तो अगर आप इस चीज़ को देखो, एक वेजिटेबल है, लेट से डैट इज टोमेटो, टोमेटो को कट करना और किसी की बोन को कट करना, ठीक है, दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। टोमेटो को कट करना फेयरली बहुत ज़्यादा इजी है, समझ में आया? इसी तरीके से अब ये यहाँ पे वो एग्जांपल ऐसे इमोशनल मत होना, बट इसी तरीके से जो ये वायरसेस हैं, इन वायरसेस के लिए जो चिल्ड्रन हैं उनको अटैक करना, उसके ऊपर होस्ट जो है उनको होस्ट बनाना और वहाँ पर अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करना, वो बहुत ज़्यादा ईजी है कंपैरेटिवली टू अस। क्योंकि अपन जो बड़ी बड़ी ड्रग्स हैं उन्हें भी खा सकते हैं, पैरासीटामॉल वगैरह, हो सकता है कि भाई अब बच्चों को तो भारी भारी ड्रग्स नहीं दे सकते ना, ठीक है। उसके अलावा जो अपना ऑलरेडी इम्यून सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझ में। देन बिल्ड की अगर बात करें तो ये जो एडिनो वायरस होता है किस टाइप का होता है, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट प्रोबेबली 2022 में ही आया था, ठीक है। तो बिल्ड की अगर बात करें तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं जो कि कैसे फैलते हैं, कॉन्टैक्ट से, ठीक है, हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट या फिर अदर कॉन्टैक्ट से, कफिंग, स्नीजिंग वगैरह से, यानी कि एयर ट्रांसमिशन है, ठीक है। अगर आपके पास में कोई है वो कफ करता है या फिर स्नीज वगैरह करता है तो उससे हो सकता है। सरफेस, इसीलिए अक्सर कहते हैं कि जैसे आपका अगर ऐसे कोई पार्टनर वगैरह भी है और वो अगर बीमार हो रहा है तो ऐसा हाथ हुआ तो उसके नहीं पकड़ो और जो भी चीज़ है उनसे बचो, ठीक है। देन सरफेस से भी हो सकता है, ऐसे अगर मान लो कि भाई ऑलरेडी अगर कोई पर्सन है वो उसके पास एडिनो वायरस वगैरह है, कॉमन कोल्ड वगैरह है, अगर वो किसी चीज़ को टच करता है देन आप उस चीज़ को टच करते हो तो उससे भी ये चीज़ फैल सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। सेकेंड चीज इज वाई चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्यों, तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, इम्यूनिटी इनकी वीक होती है। सेकेंड, स्ट्रैंड्स कौन कौन से होते हैं, तो स्ट्रैंड्स आर इन टोटल 88 स्ट्रैंड्स हैं, एक एक का नाम अपन रटने बैठेंगे नहीं। इंडिया के अंदर स्ट्रैंड्स कौन कौन से हैं, तो टाइप 3 एंड टाइप 7 ऑफ HADV, ठीक है, 3 एंड HADV7, ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। व्हाट इज दिस HADV, दिस HADV इज टेक्निकल नेम फॉर एडिनो वायरस, समझ में आया, ठीक है। बस इतना समझो, इतना समझ में आया, ठीक है। सिकल सेल वाला अपन पढ़ चुके हैं। अब नीचे आ जाते हैं एक बार वापस से। यूके पॉलिसी अगेन वन लाइनर न्यूज़ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी बोट वाली जो ट्रेजेडी हुई थी जिसके अंदर कुछ एक लोगों की डेथ हो गई, तो उसके ऊपर यहाँ पर ये इन्होंने चला रखा है, स्टॉप द बोट्स, ठीक है, ये देखो स्टॉप द बोट्स। तो स्टॉप द बोट्स के अंदर ये बोल रहे हैं कि भाई हम जो क्या करेंगे, जो रेफ्यूजीज़ वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उन रेफ्यूजीज़ को कंट्रोल करने की, कंटेन करने की कोशिश करेंगे कि इतने ज़्यादा इलीगल रेफ्यूजीज़ यहाँ पर नहीं आए, जो अगर यहाँ पर आते भी हैं तो उन्हें रवांडा या फिर ऐसे किसी थर्ड नेशन के अंदर भेजेंगे। रवांडा ही क्यों भेजेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ट्रीटी वगैरह कर रखी है, ठीक है, इनके साथ में। फिर रवांडा या फिर किसी और थर्ड नेशन के अंदर भेजेंगे, थर्ड न्यूट्रल नेशन भेजेंगे। इस बात को EU और UN थोड़ा अपोज कर रहा है। UN बोल रहा है कि जो रेफ्यूजी ट्रीटीज़ हुई है, ठीक है, यहाँ पर समझो, जो रेफ्यूजी ट्रीटीज़ हुई है जैसे कि कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज ऐसा कुछ है यहाँ पर, UN रेफ्यूजी एजेंसी, UNHCR इसको कर रहा है, ठीक है,
ये रहा 1951 कन्वेंशन, ठीक है। तो ये रेफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का, रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज, ठीक है। एंड द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, तो ये तो यूरोपियन कन्वेंशन है, ठीक है। अब ये यूरोपियन यूनियन के अंदर वैसे भी है नहीं, तो वो खैर एक बात है। तो ईयू और ये दोनों इस चीज़ को कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ गलत है और आप ह्यूमन राइट्स वगैरह का ध्यान रखो, तो वो सब चलता रहता है। देन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो टाइज हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अभी जो पीएम हैं वहाँ के, ठीक है, वो भी यहाँ पर आए थे। और उसके अलावा बायलेटरल रिलेशंस के अंदर अपना जो करंटली सेका जो अपना एग्रीमेंट हो रखा है, ट्रेड एग्रीमेंट, उसको भी अपन और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करने वाले हैं। व्हाट एल्स एज की जो मिनरल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर यहाँ पर जैसे ये अपने जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स हैं जिन मिनरल्स को वो डायरेक्टली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं और अपने लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ईवी के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर कोई आर्टिकल आता है वहाँ पर इसको डाल सकते हो, ठीक है, जितना याद रहे उतना तो डाल देना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर कुछ आता है उसके अंदर डाल सकते हो। देन जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के ऊपर कुछ आता है तो वहाँ पर इसको डाल सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट्स टू डेवलप सप्लाई चेन बिटवीन द टू कंट्रीज, समझ में? What else? Now this is big, this is very very big. SVB, यहाँ पर ये क्या चीज़ है? सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक, इसके बारे में आपने अब ये काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह आ ही रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह के ऊपर, तो आपने कुछ ना कुछ देखा ही होगा। तो सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो फेल कर गया है, क्रैश कर गया है। दिस इज़ द बिगेस्ट फेलियर इन द हिस्ट्री सिंस 2007, ठीक है। लेमन बैंक, तो 2007 के अंदर लेमन बैंक का क्राइसिस हुआ था। 2008 के अंदर वही क्राइसिस जो है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर तब्दील हो गया था, जिससे वापस रिकवर होने के लिए अपन को 2 से 3 साल लग गए थे, ठीक है। और अपन को इंडिया के अंदर 2 से 3 साल लग गए थे। क्राइसिस कहाँ पर हुआ था? लेमन ब्रदर्स का जो क्राइसिस हुआ था यूएसए के अंदर। ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है ये भी बहुत बड़ा बैंक है और लेमन के बाद में ये जो है बहुत बड़ा अभी तक का क्राइसिस है। अब ये जो सिलिकॉन वैली है, नाउ दिस व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इंडिया के जो भी स्टार्टअप्स वगैरह भी होते हैं, बाकी भी जो कंट्रीज़ के स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं और भी जो कंट्रीज़ वगैरह होती है, एमएनसीज वगैरह जिनको बनना होता है, ठीक है, जो कि अपनी रीच को इंक्रीज़ करना चाहती है, वो फंडिंग लेती है कहाँ से? इस जो सिलिकॉन वैली बैंक है यहाँ से, समझ में? नाउ इससे क्या होता है, अगर इतनी बड़ी बैंक क्रैश हो जाएगी तो उनकी फंडिंग को भी इशू आएगा, उनके पास जो एग्जिस्टिंग उनके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं उनको लॉस होगा, प्लस द अदर थिंग इज, प्लस जो है फ्यूचर उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस वगैरह उन सबको लॉस होगा, है ना। अब ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अपने लिए इंपॉर्टेंट है इससे जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है, जैसे कि हैवी इन्फ्लेशन, उसके अलावा फेड टेपरिंग, उसके अलावा जो है ये रुपी डॉलर की फ्लाइट वगैरह और वो सारी चीज़ें, है ना। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब समझो, SVB was the default bank for any international startup expanding। अगर दिख नहीं रहा है तो ठीक है, was the default bank for any international startups expanding operations to the US said, ठीक है। तो ये US वगैरह के अंदर जो भी अगर इंटरनेशनल ऑपरेशन वगैरह होते थे तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग इज, अब ये क्यों हुआ? सिलिकॉन वैली बैंक का जो क्राइसिस है, ठीक है, ये क्यों हुआ ऐसा, ये क्यों फेल हो गया? तो उसके रीजंस यहाँ पे समझो, उसके रीजंस यहाँ पे समझो। सबसे पहला फेड टेपरिंग, ठीक है। तो फेड जो यूएस का फेडरल रिजर्व है वो अपनी रेट्स को, रेपो रेट्स वगैरह को हाई करता जा रहा था। 2020 के अंदर जो कोविड वगैरह का जो भी सिनेरियो हुआ उसके अंदर ये रिकॉर्ड लो पर आ गए थे। फिर उसके बाद अब जो है इन्होंने इंक्रीज़ करना शुरू करा, तो ये रेगुलरली कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं। फेड टेपरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अभी डिटेल में और समझेंगे। तो जो मैं बड़े आर्टिकल्स बता रहा था उसमें से एक बड़ा आर्टिकल ये है, ठीक है। टू फाइट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए करता है, डिटेल में भी समझते हैं। फर्स्ट चीज़ तो ये हुई फेड टेपरिंग, ठीक है। सेकंड चीज़ इज क्लाइंट्स फेस कैश क्रंच। तो कैश क्रंच अब क्या होगा? अब देखो आप इस बात को समझो, अगर फेड टेपरिंग वगैरह जैसे देखो ये सारी की सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है ना। तो फेड टेपरिंग होगी, फेड टेपरिंग, या चलो पहले फेड टेपरिंग समझा देता हूँ, तो समझ में नहीं आएगा। व्हाट इज फेड टेपरिंग?
फेड टेपरिंग के ऊपर मल्टीपल बार प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, पागलपन है जितना हवा बना हुआ फेड टेपरिंग के ऊपर। और फेड टेपरिंग इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सिर्फ अपन ही नहीं बल्कि दुनिया की काफ़ी सारी कंट्रीज और उनकी जो सेंट्रल बैंक्स वगैरह है वो इस फेड टेपरिंग के ऊपर जो है इसको काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर करती है और इसके रिगार्डिंग अपनी पॉलिसीज बनाती है। जैसे अपनी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी भी जो है वो भी फेड टेपरिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। अब समझो, ठीक है, मतलब फेडरलिज्म, वहाँ के फेडरलिज्म में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब समझो कंसेप्ट क्या है फेड टेपरिंग का। सबसे पहले अगर यूएसए के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है, जैसे अपने यहाँ पे आरबीआई है वैसे यूएसए में क्या है, फेडरल रिजर्व है। यूएसए का फेडरल रिजर्व क्या करेगा, रेपो रेट को इंक्रीज करेगा। रेपो रेट को इंक्रीज करने से क्या होगा, ये जो है अपने आप में एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होगी, है ना। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है। रेपो रेट को इंक्रीज करेगा जिससे लिक्विडिटी कम होगी, मतलब जो है बैंक्स वगैरह है अगर वो पैसा वहाँ पे पार्क करेगी तो उनके पास जो है लिक्विडिटी वगैरह कम होगी, जिसकी वजह से लोन्स वगैरह कम होंगे, इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ जाएगी, समझ में आया। तो इस तरीके से टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इफ लोन, मतलब साइड इफेक्ट मतलब प्राइमरी इफेक्ट तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का है, अदर इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ठीक है। तो इफ लोन इंटरेस्ट रेट इन यूएस राइजेस, अगर यूएस के अंदर लोन की इंटरेस्ट रेट राइज होगी तो यहां पर लोग पैसा क्यों पार्क करेंगे, इंडिया में लोग पैसा क्यों पार्क करेंगे, समझ में आया, ठीक है। तो उसको भी समझते हैं। इट्स अ टू वे स्ट्रीट, देयर फोर डिपॉजिट रेट्स इंक्रीजेस, समझ में आया, ठीक है। लोग कहाँ पर पैसा पार्क करेंगे, वहां पर जाकर करेंगे, क्योंकि ये एक टू वे स्ट्रीट है। आप सोचोगे भाई हम लोन कम देंगे, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो लोग भी ये सोचेंगे ना अगर इधर से इंटरेस्ट ज्यादा है तो हम रखेंगे तो भी हमको भी इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तो हम उधर ज्यादा पैसा रखते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो लोन भी कम मिल रहे हैं, इंटरेस्ट भी ज्यादा, उधर पैसा भी ज्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन वापस बैलेंस हो जा रहा है, समझ में आया, क्या समझ में आया। देखो इधर देखो, ये बैंक है, ये फेडरल रिजर्व है, ये एक जो है इन्वेस्टर है, इसके पास खूब सारा पैसा था, बैंक के पास भी खूब सारा पैसा था, और यहाँ पर इनके पास जो है ये कंट्रोल मेजर्स वगैरह थे, इन्होंने बैंक रेट वगैरह इंक्रीज़ करी, जिससे क्या हुआ, जिससे इनकी इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ी, जिसकी वजह से ये जो अलग अलग लोगों को पैसा देते थे तो वो पैसे की संख्या कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब जो है इन लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। ये तो एक सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो क्या हो रहा है, सेकंड सिनेरियो यहाँ पर एक पर्सन है, वो इन्वेस्टर है, वो क्या देख रहा है, वो ये देख रहा है कि भाई मेरे पास जो पैसा है वो पैसा मैं कहीं पर लगाऊं तो मेरे को 3% मिलेगा, लेट से मान लो, है ना, मुझे 3% जो है जो भी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट वगैरह मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। और वही पैसा अगर मैं यहाँ पर लोन पर चलाऊं, समझ में है, अगर मैं अपनी ही बैंक को यूएस के अंदर जो मेरी ही कंट्री है उस बैंक के अंदर वहां पर डिपॉजिट कर दूं तो वो भी उनके लिए लोन ही हुआ ना, लाइबिलिटी हुई। अपन पढ़ते हैं ना बैंकिंग में, पढ़ते हैं कि भाई ये एक लाइबिलिटी है, ठीक है, टाइम लाइबिलिटीज एंड डिमांड लाइबिलिटीज, है ना। तो ये एक तरीके की डिमांड लाइबिलिटी हो जाएगी कि भाई मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। टाइम लाइबिलिटी भी हो सकता है कि भाई वहां पर भी एफडी टाइप कुछ बना दे। इससे क्या होगा, इससे ये जो पैसा पहले यहाँ पे कम हो रहा था वो पैसा वापस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसने यहाँ पे पैसा लेकर आया। पैसे को बढ़ने को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। किससे लड़ना था, इन्फ्लेशन से, वापस क्या आया, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन से लड़ भी रहे हैं, इन्फ्लेशन आ भी रहा है, समझ में आया। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस होता जा रहा है। सेकेंड चीज देखो, सो FPIs फ्रॉम वर्ल्ड ओवर वुड कम बैक टू यूएस। इसकी वजह से क्या होगा कि पूरी दुनिया से, सिर्फ इंडिया से नहीं, पूरी दुनिया से जो है डॉलर की फ्लाइट शुरू होगी, और डॉलर की फ्लाइट कहाँ पर वापस जाएगी, वापस जो है यूएस में ही चली जाएगी। ये यूएस के ही इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह इन्वेस्ट कर रखा है, समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इफेक्ट इन यूएस। इससे यूएस पर क्या इफेक्ट होगा, तो इन्फ्लेशन जाएगा नहीं आसानी से, समझ में आया, वोंट गो एज लो एज थॉट। इन्होंने सोचा कि भाई ये 100 पॉइंट नीचे चला जाएगा, जाएगा वो 20 पॉइंट ही, क्योंकि वापस से पैसा आता जा रहा है, समझ में आया। इफेक्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या इफेक्ट होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी चीज की वजह से इंडिया के अंदर एक तो मार्केट स्लो डाउन होगा। क्या चीज होगी, मार्केट स्लो डाउन होगा, है ना।
देखो मार्केट स्लो डाउन होगा क्योंकि पैसा यहाँ से निकल रहा है ना, ठीक है, डॉलर वगैरह मनी जो है यहाँ से निकल रहा है वापस वहाँ पे जा रहा है, पैसा नहीं है तो फिर अपन कैसे भाई मटेरियल वगैरह कैसे खरीदेंगे, जो अपन को इक्विपमेंट वगैरह चाहिए वो कैसे खरीदेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा, है ना, फर्स्ट चीज़। सेकंड, इससे क्या होगा, देयर फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी अपना पैसा जो होगा वो उनको भी लॉस होगा, काफ़ी ज़्यादा उनके मनी को लॉस होगा। कैसे उनके मनी को लॉस होगा, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उनका पैसा भी, उनका इन्वेस्टमेंट भी नीचे जा रहा है, वो भी डूब रहा है, समझ में आया। देन इन्वेस्टर्स गो बैक टू गोल्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टर्स जो है वो गोल्ड वगैरह के ऊपर जान लग जाएंगे, ये सब ढबोसला है, ये सब फालतू की बातें हैं, इन सब के अंदर कुछ भी नहीं रखा है, हम तो जो है किस में वापस से सोना खरीदेंगे, समझ में आया, तो सोने की तरफ जाएंगे। इफ डॉलर गोज आउट रुपी ऑल्सो बिकम्स वीक, जिसकी वजह से रुपी भी वीक होगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, लोग अपने रुपी की डंपिंग शुरू करेंगे, समझ में आया, जो भी उनके पास रुपी पड़ा था उसको उसको डालेंगे मार्केट के अंदर और उसके बदले जो है डॉलर को एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम होता जा रहा है, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, समझ में आया। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, नाउ यहाँ पर जो है इसी फिनोमेना को अपन इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। जिस इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, अपन बाहर से इन्फ्लेशन को एक तरीके से इम्पोर्ट कर रहे हैं। कैसे इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्टली इंपोर्ट हो जाएंगे, जो अपने जो इंपोर्ट्स हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे, है ना, क्योंकि रुपी की वैल्यू कम हो गई। अगर रुपी की वैल्यू कम हो गई तो बाहर से अगर अपन महंगे जो है इंपोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं तो दैट वुड बी देयर फॉर इन्फ्लेशन इन इंडिया, समझ में, दैट वुड मीन इन्फ्लेशन इन इंडिया, क्योंकि प्राइसेस राइज हो गई है, जनरल गुड्स की प्राइसेस राइज हो गई। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, राइज इन प्राइसेस ऑफ जनरल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, दैट इज इन्फ्लेशन। पहले एक चीज़ 100 रुपए की आ रही थी, अब वो मान लो कि भाई 120 रुपए में तो इम्पोर्ट हो रही है, तो 100 रुपए की आएगी क्या, नहीं आएगी, 150 रुपए की आएगी। 100 से सीधा 150 हो गया, 50 रुपए क्या हुआ, प्राइस राइज हुआ, समझ में आया, ठीक है। नाउ आरबीआई ऑल्सो इंक्रीजेज रेपो, और इसकी वजह से क्या होगा, आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए वो भी रेपो इंक्रीज करेगा। तो इन शॉर्ट इतना सब समझा, इन शॉर्ट इसका बस मतलब यही है कि अगर फेड टेपरिंग होगी यूएस में तो इंडिया में आरबीआई जो है या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो रेपो को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, समझ में आया, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, आप समझो। आप समझो, क्लाइंट्स फेस कैश क्रंच। कैश क्रंच क्यों होगा, कैश क्रंच इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर फेड टेपरिंग हो रही है। फेड टेपरिंग से अभी मैंने आपको समझाया पैसा कम होगा, है ना, और अगर पैसा कम होगा तो लोगों के पास पैसे की कमी होगी, तो लोग क्या करेंगे, अपने डिपॉजिट बाहर निकालने लगेंगे, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है, समझना, अपने डिपॉजिट बाहर निकालने लगे। अब क्या हुआ, ये तो चीज़ हुई, एक प्रोसेस हुआ। सेकंड, इससे फाइट करने के लिए जो यहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक था, इस सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या करा, इसने अपने जो भी बॉन्ड्स वगैरह थे उनकी सेल शुरू करी, उन्हें बेचना शुरू करा। और उनकी सेल के बाद क्या हुआ, उनकी सेल के बाद क्या हुआ, यहाँ पर समझो, उन्हें बेचना शुरू करा, ठीक है, टू फंड द रिडेम्पशन सिलिकॉन वैली सेल। अब यहाँ पर इनके एसेट्स कम होते जा रहे हैं। एसेट्स कम होने के अलावा सेकंड चीज़, जो इनके स्टॉक्स थे उन स्टॉक्स को भी बेचना शुरू करा, जिसके बाद क्या हुआ, इनके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। अब कोई भी कंपनी है वो अपने स्टॉक्स को बेचती रहेगी। अब जैसे आपके पास घर है, जब आपके पास एक घर है और आप 2 प्लॉट और ले लेते हो तो लोगों को आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना कि यार ये इसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है। जब आपके पास एक घर है और आप उसको भी गिरवी रख देते हो तो लोगों को ये होगा कि यार भाई इसकी तो हालत बहुत ख़राब है, समझ में आया। तो आप ऑलरेडी अपने जो है शेयर्स वगैरह अगर बेचते जाओगे तो क्या होगा, जिसकी वजह से स्टॉक सेल्स कोलैप्स, समझ में आया, जिसकी वजह से वापस जो है क्लाइंट्स वो पैसा बाहर निकालने लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई यहाँ पे तो मामला गड़बड़ चल रहा है। लास्ट में इन दी एंड क्या हुआ, इन दी एंड फेडरल डिपॉजिट वगैरह ये सब ठीक है, अपना काम करनी है, ये सब चीज़ें अगर मेंस के अंदर आ जाए तो समझ लेना, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में काम की नहीं है, ठीक है। फेड टेपरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर वापस रिवीजन करना, नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएंगे। आरबीआई शुड पॉज थिंक ऑफ डीकपलिंग, यहाँ पे ये जो एक दे रखा है इसके अंदर ये बोला है कि ये जो आरबीआई ये जो हरकत करता रहता है, ठीक है, मतलब ये इन्होंने बोला है, एसबीआई की चेयरमैन है, कौन है, इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने बोला है कि वहाँ पर उधर फेड टेपरिंग होती है, इधर आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को इंक्रीज करता रहता है ना। अभी भी बहुत अपन ने रेपो रेट इंक्रीज कर दी, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पर कुछ चल रहा है वो चीज़ यहाँ पर और चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई हो जाती है।
तो आरबीआई को अपना मेजर अपने हिसाब से लेने चाहिए, ना कि उनको एज इट इज़ कॉपी करना चाहिए कि अगर उन्होंने जो है रेट्स को इंक्रीज़ करा तो हम भी रेट्स को इंक्रीज़ करेंगे, उन्होंने और इंक्रीज़ करा हम और इंक्रीज़ करेंगे, उन्होंने और इंक्रीज़ करा हम और इंक्रीज़ करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे जिस तरीके की वहाँ पे नोशन चल रहे हैं, जिस तरह की हवा जिस तरफ जा रही है, तो उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई जो ये फेड टेपरिंग ये किसी बहुत ज़्यादा जल्दी रुकने वाली है, कम होने वाली है। समझ में आया? तो अपन भी यहाँ पर कितना तक रेपो को इंक्रीज करेंगे भाई, एक पॉइंट पे तो अपन को भी रुकना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। आई होप ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया हो। बहुत ज़्यादा कुछ था, डिस्कशन था। अगर जो है आई वुड सजेस्ट कि इसी वीडियो को आप एक बार वापस से रेफ़र करें, इसी वीडियो को एक बार वापस से देखें, शांति से नोट्स वगैरह प्रॉपर ढंग से बनाएं। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया, किसी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज वगैरह हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, नहीं लगा डिसलाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी जिसने भी अगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।